as I say in Matha Pakadi and of course in Dharavi. मतलब उसको आप डेवलप कीजिए, टर्न अराउंड कीजिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाइए, टर्न इट इनटू वन मोर नेमलेस, फेसलेस, soulless place full of what 60-story towers and stuff like that, and earn billions and billions of dollars. And to talk about more about that, we have from the Aam Aadmi Party our old friend Advocate Sandeep Katke साहब. Sandeep Katke साहब नमस्कार. 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 आप दोनों को भी नमस्कार. सर आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी, आप दोनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. I hope it will be a good Diwali this time. Hope it is good. I hope it will be a good Diwali this time. उम्मीद करते हैं दिवाली अच्छी हो इस बार. आशा करते हैं सबकी दिवाली अच्छी हो और खुशहाली हो, बहुत अच्छी चीज हो. सर तो धारावी के मसले में आगे क्या चल रहा है सर? कुछ आगे कोई डेवलपमेंट हुई सर? उसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? संदीप पाटिल. धारावी के मसले में अभी अदानी के माध्यम से एसपीवी कंपनी बन गई है जी. स्पेशल पर्पस व्हीकल. 20% स्टेक जो है वो अदानी के है और 20% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट के है जी. और उसमें अभी 6 इमारतें बनकर रेडी है जिसमें तकरीबन 1300 के करीब फ्लैट्स है. और अभी अदानी को मतलब वो बिल्डिंग बनाई थी म्हाडा ने, तो म्हाडा ने अदानी जी को अभी 650 करोड़ का बिल भेजा है कि वो 650 करोड़ रुपया हमारा देकर वो 6 टावर जो बनाए हैं डीआरपी के वो अपने हाथ में ले लो. तो अभी फिलहाल तो वही डेवलपमेंट है. बाकी लोगों की डिमांड के ऊपर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा न्योता नहीं आया है कि स्थानिक लोगों को बुलाकर उनके साथ में कुछ डिस्कशन किया जाए, या फिर जो डिमांड थी स्थानिक लोगों ने रखी थी उस डिमांड के ऊपर अभी भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि जिससे सरकार को लगता है कि भाई स्थानीय लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना जरूरी है. तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी सीरियसनेस जो है वो सरकार के माध्यम से अभी तक नहीं दिख रही है. 2008 का सर्वे एक बहुत बड़ा विषय था. आप जो कह रहे थे गए बार भी 2008 इस अडानी एंड सरकार इसको रीथिंक करने का कोई मूड में है? बिकॉज आप 2011 एसआरए के लिए रखे, 2008 का सर्वे यहां पर कैसे करके लोगों को बेघर कर सकते हो? एंड इंसिटू इनको रिहेबिलिटेट करने वाले, ये बहुत अहम मुद्दा. अगर ये अहम मुद्दा पर चर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू सिट ऑन द टेबल, आपके साथ टेबल पर बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर ये टोक तंत्र का एक हिसाब से होगा कि टोटलिटेरियन तरीके से हम इसको हासिल करेंगे, लोगों को निकालेंगे, ये कायदा है, ये कायदा. तो काके साहब उसमें कुछ हुआ, आगे बढ़ा है कोर इश्यूज के ऊपर? नहीं, वही बोल रहा हूं ना, अभी तक तो ऐसी कोई प्रकार की जानकारी या कोई प्रकार का कम्युनिकेशन जो है वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अथॉरिटी है उनके माध्यम से अभी तक जनता के सामने आया नहीं. या फिर कोई जो लोग विरोध कर रहे, जैसे हम लोग ने धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक आंदोलन छेड़ा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि भाई ये कुछ चीजें हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, उसके बारे में सरकार ने सकारात्मक सोचना चाहिए. लेकिन उस उपलक्ष्य में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन सरकार के माध्यम से हमारे साथ तो हुई नहीं. काके साहब आगे जाके वॉर ऑन पोल्यूशन, जैसे दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के सरकार ने जबरदस्त काम किया पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. एट द सेम टाइम एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, केजरीवाल साहब का कहना है कि बहुत कम काम हुआ है जिसके वजह से वी ऑल आर बीइंग अफेक्टेड कंबाइंडली. मुंबई में यही हालत है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कंसर्न्स रेज किए और उन्होंने कहा कि ये जो डेब्री आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस पर जरा रोक करना पड़ेगा, उसको कवर करके करना पड़ेगा. किस प्रकार से आगे जाके हार्श अगर पोल्यूशन थमा नहीं, कम नहीं होगा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वी विल टेक अ वेरी वेरी सीरियस व्यू ऑन हाउ टू डू इट. तो विज़ावी जैसे केजरीवाल साहब ने वहां पर थर्मल प्लांट्स बंद कर दिया, बस फ्लीट इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ा दिया, कन्वर्जन टू पीएनजी, ग्रीन कवर को इंक्रीज. तो यहां पर आपको लग रहा है कि स्टेट रियली कंसर्न्ड है इस विषय में, पोल्यूशन के बारे में, प्रदूषण, मुंबई स्पेशली? नहीं, इधर की सरकार बहुत उदासीन है. क्योंकि अभी मैं देख रहा था, मतलब मेरा काफी लोगों से ये चर्चा भी होती है कि अभी पोजीशन ऐसी है हर एक सरकार की, हर एक नेता की, पॉलिटिक्स जो है उनके लिए एक बिजनेस है. तो उन्होंने राजनीति के माध्यम से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संस्थाएं खड़ी की है, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की है.
तो उनका काम है कि उन सब चीजों को बचाना, और उन सब चीजों को बचाने के लिए उनको सत्ता में रहना जरूरी है। तो सत्ता में रहने के लिए फिर वो पैसे खर्चा करते हैं, वो लोगों को अलग अलग तरीके से लालच देते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को तोड़ते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, अलग अलग नेताओं को अपने साथ में लेते हैं। सिर्फ उद्देश्य उनका ये होता है कि भाई कैसे भी करके अपना पावर, अपनी सत्ता जो है वो आबादित रहे। लोगों के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है, जनता के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे भी पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने या फिर मुंबई के कोई भी बीजेपी के नेता ने या शिंदे गठ के नेता ने अभी तक किसी प्रकार का डिस्कशन मैंने तो सुना नहीं। अगर आपको जानकारी होगी, अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई मेरे जानकारी में आया नहीं, या मुझे सुनने में कोई आया नहीं कि सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रदूषण के लिए कुछ कदम उठा रहा है या कुछ बिल्डरों को बोल रहा है कि भाई अपने सब कंस्ट्रक्शन साइट जो है बंद कर दो। सरकार के इनफैक्ट वी एक्सपेक्टेड, जो सुओ मोटो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि भाई इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, एक्सपेक्टेशन ये थी कि कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा है कि जो डेब्री है वो कवर्ड व्हीकल्स में जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पर बैन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने सिर्फ जबानी कहा है कि कोस्टल रोड की कंस्ट्रक्शन अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन रोकी नहीं है। साथ में उनका यह भी कहना है कि दिवाली के सीजन में भी 7 बजे से 10 बजे तक आप पटाखे चला सकते हैं, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार के तरफ से कुछ नहीं है। वही बोलो ना, सरकार ये सब चीजों में उदासीन है। सरकार का काम खाली अपने आप में सत्ता कैसे अपने हाथ में रखी जाए और उसके लिए क्या क्या पैतरे अपनाए जाए, बस उसमें ही सरकार के लोग लगे हुए हैं। बाकी जनता के क्या मूलभूत प्रश्न है, शहर की क्या वाट लग रही है, शहर में इतना प्रदूषण हो रहा है, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, इसके बारे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार जो है, यानी प्रशासक भी हो, वो सभी लोग उदासीन है। काटके साहब, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है, कुछ भी हो केजरीवाल साहब को जेल भी जाना पड़े तो सरकार केजरीवाल साहब जेल से चलाएंगे, पार्टी जेल से चलाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी ने क्लियर कट किया कि लगातार जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करके केजरीवाल जी और आपके टॉप के लीडर्स हैं उनको बहुत सारे को अंदर कर दिया है, बाकी यही भय का वातावरण बना दिया कि केजरीवाल जी भी, अरविंद केजरीवाल साहब को भी अंदर डाल देंगे। और आप लोग ने सब तय कर लिया, कुछ भी हो हम झुकने वाले नहीं है। केजरीवाल साहब ने खुद कहा कि हम जेल से चलाएंगे बट हम झुकेंगे नहीं। काके साहब, नहीं, पहले से हम लोग इसके बारे में काफी हम लोगों ने चर्चा भी की कि बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है और पूरा प्रोपोगंडा है वो कैसे भी करके विपक्ष को खत्म करना है। जैसे दिल्ली में उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, राज्य सरकार में कुछ नहीं कर पाए, एमसीडी में कुछ कर नहीं पाए। अभी पूरे देश में अरविंद केजरीवाल के माध्यम से जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी के लिए काफी घातक है, क्योंकि बीजेपी को पूरा एक्सपोज करने का काम जो है वो संजय सिंह ने किया तो उनको जेल में डाल दिया। अभी सबके आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, तो बीजेपी को लगता है कि उनको अगर पकड़ के जेल में डाल दिया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इनकी जो पूरी नीति है, यानी ईडी, सीबीआई और जितनी भी यंत्रणा है उनका मिसयूज करके पूरे मतलब जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको ब्लैकमेल करो, उनको डराओ, उनको जेल में डालो और उनको पूरा खत्म कर दो, यानी बीजेपी को मतलब अबाधित सत्ता मिले। ये बीजेपी का इंटेंशन है और वही इंटेंशन के साथ में ये हो रहा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने बैठ के डिस्कस किया और बोला कि ये अगर ऐसा चलता रहा तो अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुन के दिया है और बीजेपी झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर सकती है। अगर वो उनको अरेस्ट करके अगर जेल में डाला जाए और सीएम बदली किया जाए तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो सफल हो जाएगा। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी सीएम रहे, भले वो जेल में, अगर बीजेपी उनको झूठे मुकदमे करके डालती है, भले वो जेल में जाए, लेकिन उनके नेतृत्व में ही पूरी पार्टी चलेगी, उनके नेतृत्व में ही पूरी सत्ता चलेगी। तो ये करने से बीजेपी का जो एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर डालने से पार्टी खत्म होगी, ये एजेंडा उनका खत्म हो जाएगा। तो आगे जाके खड़गे साहब, यहाँ पर जो मराठा रिजर्वेशंस, ओबीसी रिजर्वेशन, छगन भुजबल साहब ने जिस प्रकार से आवाज उठा लिया, ये बोले कि आप आर्बिट्ररी तरीके से कुनबी सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हो और मास इशू आप कर रहे हो, हर जिले में आपने खोल के रखा और सबको आर्बिट्ररी कुनबी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, ये ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने वाली बात है। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ओबीसी रिजर्वेशंस इटसेल्फ।
छगन भुजबल साहब का कहना। छगन भुजबल साहब ने आलोचना इसकी भी की है कि जजेस जाके मनोज जरांगे पाटिल के सामने बैठ के उनको मनाने, बोले कि आपका काम था वो कमेटी रिपोर्ट बनाना, आप रिपोर्ट बना के आपको सरकार को पेश करना है, रिकमेंडेशंस पेश करना है, वस्तुस्थिति पेश करना है, मगर आप जाके मनोज जरांगे पाटिल के सामने झुकेंगे, बैठेंगे, उसको मनाएंगे, तो फिर ये आपका रोल नहीं है छगन भुजबल साहब। फिर आगे जगह अलग अलग विषय पे उन्होंने बात किया। तो आपको आज विजय टिवार ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि आर्बिट्ररी तरीके से हो नहीं सकता। तो आप ये आंदोलन काटके साहब कहां देखते हो, हाउ डू यू सी, क्या होने वाला है आगे जाके? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी का जो पूरा राजनीति है ये प्रस्थापित लोगों का राजनीति है, यानी जितने भी लोग अभी राजनीति में है सब लोग प्रस्थापित लोग हैं, सब एस्टेब्लिश लोग हैं, सब लोग ने अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से बहुत बड़ा करप्शन करके अपनी अपनी संस्थाएं बनाई है, अपना खुद का एक एम्पायर बनाया है, और वो एम्पायर बचाने के लिए उनको सत्ता की आवश्यकता है। जैसे कि अजीत पवार को देखा हमने, अजीत पवार जिस प्रकार से बीजेपी में गए, बीजेपी में शामिल हुए, तो अजीत पवार के साथ में जितने भी लोग हैं वो इतने भ्रष्ट लोग हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की है, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज और बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए हैं। तो अगर ये विपक्ष में रहे तो इनका पूरा एम्पायर जो हिल जाएगा। तो इसके लिए अजीत पवार के लोग भी जो है वो सत्ता में शामिल हुए। तो इस प्रकार की राजनीति पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। तो इनको पता है कि अगर मराठा आरक्षण में अगर सरकार की कोई भी भूल चूक हुई तो मराठा अगर भड़क गए तो इनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी। इसके लिए मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार इतनी उदासीन है कि सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, वो हतबल है। यानी उनको आरक्षण देना भी है लेकिन दे नहीं सकते। तो अगर उनको आरक्षण देना है तो उनको दूसरे के हक का आरक्षण देना पड़ेगा। जैसे छगन भुजबल अभी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि छगन भुजबल एक माली समाज के ओबीसी के एक बड़े नेता है। 1990 के बाद में जब मंडल आयोग लागू हुआ, उसके बाद में जो ओबीसी चेहरे महाराष्ट्र में उभरे उसमें छगन भुजबल थे, गोपीनाथ मुंडे थे। तो इन्होंने पूरा ओबीसी वोट्स का पोलराइजेशन करके खुद बहुत बड़े नेता बने हैं। अगर मराठा को आरक्षण मिलता है और वो आरक्षण अगर जो एग्जिस्टिंग मराठास है, एग्जिस्टिंग जो कुंबी कास्ट है या माली समाज है, यानी छगन भुजबल जी का भी जो समाज है माली समाज, वो भी ओबीसी में आता है। जो वंजारी समाज है मुंडे साहब का, वो भी ओबीसी में आता है। तो अगर मराठा को सरसकट कुंबी प्रमाण पत्र मिला तो उनको सीधा सीधा आरक्षण जो है, इनके हक का आरक्षण उनको चले जाएगा। इसके लिए अभी उनको अपनी खुद की राजनीति बचानी है। छगन भुजबल को मालूम है कि अगर ये अभी नहीं कूदे तो इनके समाज के लोग जो है इनको आने वाले समय में घर का रास्ता दिखाएंगे, इनका राजनीति खत्म हो जाएगा। इसके लिए अभी छगन भुजबल मैदान में उतरे हैं और वो मराठा आरक्षण के जो मुद्दे हैं, जरांगे पाटिल जी के मुद्दे हैं, उनको विरोध कर रहे हैं। तो इनकी पूरी मनीषा जो है वो लोगों के प्रति नहीं है, इनकी पूरी मनीषा जो है सरकार को बचाने में और अपने आप के अस्तित्व को बचाने के पीछे ही है। इसमें जनता का भला हो या बुरा हो, इनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन संदीप पाटके साहब, आपको लगता नहीं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है पूरे महाराष्ट्र में? एक तरफ माली समाज हो गया, जैसे जिसका छगन भुजबल जी नेतृत्व करते हैं अपनी समता परिषद के द्वारा, और उसके अलावा दांगड़ समाज हो गया, इसके अलावा लोहार हो गए, इसके अलावा कोली हो गए, और तो और थोड़ी अब तो मुसलमान आरक्षण के बारे में भी बात की जा रही है कि भाई उसको रिस्टोर कीजिए। जो कांग्रेस ने दिया था 5%, आप लोगों ने वो हटा कैसे दिया? कहने का मतलब ये हुआ कि आगे जाकर के जो मुझको दिख रहा है ये तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। ये तो कास्ट वर्सेस कास्ट होने वाला है सड़क पे। सर काटके साहब, मिस्टर काटके, कैन यू हियर मी सर? इनका मुख्य उद्देश्य जो है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है सर, बोलिए। मुख्य उद्देश्य जो है इनका मुख्य उद्देश्य जो है ये पोलराइजेशन का ही है जी। यानी अगर एक समाज को एक दूसरे में लड़ा के रखो और अपने समाज का जो नेता है उसको एक पोजीशन पे रखो तो उनकी वोट बैंक जो है वो टिक जाएगी। यानी मराठा को आरक्षण देने के फेवर में सरकार है, लेकिन वही सरकार के नेता है छगन भुजबल, जो कहते हैं कि मराठा को आरक्षण दिया तो जो माली समाज को ओबीसी का आरक्षण है, जो धनगर समाज को ओबीसी का आरक्षण है, उनको इफेक्ट हो जाएगा और उनके हक का मराठा समाज को मिलेगा। तो उनको ये भी समाज चाहिए और मराठा समाज भी चाहिए। इसके लिए आपस में समाज में लड़ाई लगाने का काम जो है ये आने वाले समय में होने वाला है। और ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, क्योंकि कोई भी आपस में लड़े वोट हमको मिलना चाहिए, बस ये इंटेंशन से ही आगे की राजनीति होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में ये विषय पे और भी बड़ा तनाव और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है।
काटके साहब, ग्राम पंचायत इलेक्शंस हो गया। ग्राम पंचायत में फडणवीस साहब कह रहे हैं कि लुक, बैंडेड पंचायत से पार्लियामेंट, ये पंचायत रिजल्ट इज एन इंडिकेशन ऑन नरेंद्र मोदी जी एंड द लोकल बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी। अजित पवार जुड़े। अजित पवार जी ने जिस प्रकार रिजल्ट्स आ रहे हैं और बोलने की कि शरद पवार साहब को मात दे दिया, पूरे वोट शेयर शरद पवार साहब के अजित पवार जी के पास आए, उद्धव ठाकरे जी के पूरे वोट शेयर आए एकनाथ शिंदे जी के पास। तो आप इसको कैसे देखते हैं? फडणवीस साहब का कहना है कि पंचायत से पार्लियामेंट इंडिकेशन साफ है कि मोदी जी और लोग मोदी जी के साथ है। आप इसको कैसे देखते हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हुआ? देखिए, अगर पंचायत इलेक्शन की बात करेंगे तो आप हमेशा से देख लीजिए कि पंचायत इलेक्शन में जिसकी राज्य सरकार होती है, राज्य में जिसकी सरकार होती है, उनका ही पलड़ा भारी होता है। क्योंकि पंचायत के इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जो है वो पार्टी के सिंबल पे लड़ता नहीं है, वो अपना अपना पैनल बना के लड़ता है। तो इसके लिए अगर प्रशासन और शासन जिसके साथ में रहेगा उसी की जीत होती है। तो अगर बीजेपी क्लेम करती है, शिंदेगढ़ क्लेम करता है कि सबसे मैक्सिमम, अजित पवार क्लेम करते हैं कि सबसे मैक्सिमम सीट अगर हमको आई है, लेकिन ये जीतने वाले कोई भी लोगों ने ना कमल के निशानी पे इलेक्शन लड़ा है, ना धनुष्य बाण पे लड़ा है, ना घड़ी पे लड़ा है। तो ये इलेक्शन जो होता है ये गांव लेवल पे होता है, ये पैनल के हिसाब से होता है। इसमें जो उधर के प्रस्तावित लोग हैं वो पैनल को सपोर्ट करते हैं, और शासन और प्रशासन का जिसको आशीर्वाद रहेगा, शासन प्रशासन जिसके साथ में रहेगा, तो उनके पास ही पैसा होता है पैसा बांटने के लिए, चाहे वो वोटर्स को हो या चाहे इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए हो। तो इसके लिए ये मतलब एकदम क्लियर कट होता है कि महाराष्ट्र में जब भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, इसमें जिसका सत्ता होती है, राज्य में जिसकी सत्ता होती है, उसका पलड़ा भारी होता है। तो इसका प्रभाव जो है ये लोकसभा में पड़ेगा, विधानसभा में पड़ेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। जी संदीप पाटके साहब, चलते चलते जरा ये बताएं, जहां तक कि दिल्ली का सवाल है, पंजाब का सवाल है, और उसके अलावा आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी हर जगह पर कैंपेन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में बहुत ज़बरदस्त उनका रोड शो रहा, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, और फिलहाल उसके बाद हरियाणा भी गए। हरियाणा में अभी चुनाव नहीं, अगले साल होंगे, लेकिन हरियाणा में आपकी पार्टी बहुत काम कर चुकी है, और थोड़ी देर के लिए राजस्थान भी गए थे। ये बताएं सर, इन सब चीज़ों को देखते हुए और क्राउड का रिस्पॉन्स देखते हुए, लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए, आपको लगता नहीं है, मतलब ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर आ जाना चाहिए और अपने आप ही सब कुछ खुद ही करना चाहिए जैसे कि आज तक करते आए हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तभी सफल हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेली रही है। क्या लगता है आपको? देखो, इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन कोई सत्ता स्थापन करने के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मोदी के अगेंस्ट में बना है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से मोदी राज में पूरे यंत्रणा का, मतलब सीबीआई हो, ईडी हो, इनका जैसा मिसयूज हो रहा है, मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी मोदी और शाह के हाथों कुचल दी जा रही है, और जिस प्रकार से उनकी हिपोक्रेसी चल रही है, जिस प्रकार से हर राज्यों में चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है, जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को अपना अधिकार बजाने के लिए ये लोग रोक रहे हैं, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। और इंडिया गठबंधन का सिंपल एजेंडा ये है कि इस इलेक्शन में कैसे भी करके मोदी और शाह का जो भारत पे जो कब्जा है, वो कब्जा को हटाया जाए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। अगर बात ऐसी नहीं होती, अगर बात ये यहाँ पे डेमोक्रेसी बचाने की नहीं होती, तो शायद से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बात देश की है, संविधान बचाने की है, लोकशाही बचाने की है। तो इसके लिए अगर सत्ता का समझो कुछ छोटा सा हिस्सा भी मिलता है, या फिर हमको कम सीटें भी मिलती है, तो भी सिर्फ देश के लिए और सिर्फ लोकशाही बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। इसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो खुद का इंडिविजुअल ग्राफ इसमें देख रही नहीं है, खुद का पर्सनल मोटिव या पर्सनल एजेंडा आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ यही एजेंडा है कि कैसे भी करके देश में जो स्थिति पैदा हुई है, जिस प्रकार से जाति के आधार पर, जिस प्रकार के धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से जो अपने युवा है उनके माइंड भटकाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से देश में इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है, जिस प्रकार से भारत की इमेज जो है वो इंटरनेशनल पे मलाइन हो रही है, जिस प्रकार से देश का हर एक नागरिक जो
अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी अपना संविधान जो है वो खतरे में है, तो बस उसी उपलक्ष्य में और उसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। तो आने वाले समय में काफी चीजें क्लियर होंगी कि इसमें आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से सहयोग होगा इंडिया गठबंधन में आने वाले इलेक्शंस में। Right, thank you so much, sir. Advocate Sandeep Katke साहब, always a pleasure talking to you, and all the more strength to you. Really and Thank you very much. really and truly wonderful to see you work. Thank you very much, and namaskar, Vande Mataram, and again happy Diwali, sir. हैप्पी दिवाली काके साहब। हैप्पी दिवाली। Thank you very much. आपकी सभी टीम को आम आदमी पार्टी की तरफ से हैप्पी दिवाली। और आम आदमी पार्टी को भी हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद। Right, that's just about it as far as today's show is concerned. I don't know whether we have any comments today. Do we have any comments? All right, we do have a few responses. Fine. And in the meantime, if you like the channel, do like it. You want to subscribe to the channel, do subscribe to it, and you can always share it. Like, share, subscribe. That's what it says right there. Like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए. अगर आपको पसंद हो, subscribe जरूर करें और अपने response जरूर भेजें. Let's take a look at some of the comments which have come. Let's take a look. जी दिखाएं. You guys always discuss the important topic. Nice. ये हैं धर्म पंडित 8812. Thank you so much. So nice of you. But that's a nice comment. Yes, yes, yes. Fantastic. I saw it. We have a comment which doesn't kind of hit us. Rashmi Singh लिखती है, I agree with the panelists 1 and 2. Better late than never. Right. Rashmi Singh OE9DS. Our leaders are not doing a favor and going to jail. If one is found to be guilty of an offence punishable by law, then going to jail is inevitable. Good Earth 5584. Obviously doesn't like Aam Aadmi Party. Whoever this is. This fellow Kejriwal is a very soft terrorist. Oh God, I didn't even know there was such a term. Soft terrorist. RA6894. Are you saying Kejriwal has not done anything wrong? Vishnu Kapoor 7436. Right, that's just about it. Please do keep sending in your comments. Please do keep sending in your responses. And we'll be more than happy to read them over here. Keep your language colorful if you like. Try not to be obscene. But if you want to be, you want to be. That's up to you. It's a free country. And as far as this channel is concerned, we encourage everybody to speak their mind. अपने विचार बिल्कुल सामने रखें. हिंदी में भी लिखें, मराठी में लिखें, पंजाबी में लिखें, यानी गुरमुखी में भेजें, उर्दू में भेजें, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, जिस मर्जी भाषा में भेजें. It will be nice. Absolute freedom of speech. Absolute freedom of speech. असमिया में लिखें साहब, there is no problem at all. We'll read it out right over here. बंगला में लिखें और कश्मीरी में भी लिख सकते हैं. The Google Translate is a very effective application which translates just about everything, which is absolutely fantastic. And so thank you, Google. Well, that's just about it as far as we are concerned. Very happy Diwali to you. The Diwali days have started. तो सब लोगों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं. दिवाली सबके लिए सुखद हो. आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहे. जहाँ तक हो सके जैसी पटाखे फूटने शुरू होते हैं अपने घर से बाहर ना निकलें. That's the only thing that I can say. I hope the Bombay High Court bans firecrackers, but then that's only me. A lot of people will say, why should only Hindu festivals suffer? But then there's no record of firecrackers in the Ramayana. I've tried. Have you found that? Yeah, So, but in any event, there's talk about great celebrations, but there's no talk about firecrackers. And firecrackers were brought into India from China. So I don't know whether the Chinese celebrated Sri Ram's return to Ayodhya. If they did, I really would love to see a reference. That would be nice. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. नेशन नाउ की पूरी टीम से आप सब लोगों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं. आपसे मुलाकात होगी यहीं पर कल. तब तक के लिए प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.